हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 10th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स के जो 20 क्वेश्चंस होंगे ऑप्शन टाइप, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जो 2024 में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो ये बेसिक और स्टैंडर्ड है ये जस्ट नाम के लिए है। बेसिक और स्टैंडर्ड में बस 19-20 का फ़र्क होता है। आप लोगों के लिए मैं बस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बेसिक की और स्टैंडर्ड की अलग अलग, ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चनों का कलेक्शन अधिक हो जाए। ठीक है, तो इस बात को कोई भी दिमाग में ना रखे कि भाई बेसिक में अलग होगा, बेसिक वाले बेसिक ही देखेंगे, स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया था, लेकिन अब फिर से दे देता हूँ। मैं प्रवीण, मैथ लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी कुसक से। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पता ही है 3 घंटे में सॉल्व करना होता है, 80 मार्क्स का आता है। और 26 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और 26-27 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे। चलते हैं अपने वहीं, किसी दिन हम इन पॉइंटों पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक कि अपने प्रश्न पत्र को मुद्रित जो 24 पृष्ठ है या क्या प्रश्न 38 है, क्या क्या चीज़ें हमें राइट डाउन देखना है, दाहिने हाथ पर जो है कोड नंबर वगैरह, इन सब को भी किसी एक दिन देखेंगे अलग से। इंग्लिश में भी देखेंगे कोड नंबर कहाँ लिखा होता है, सेट नंबर कहाँ लिखा होता है, लाइक जैसे यहाँ पर ये रहा कोड नंबर और सेट नंबर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस पर ही ध्यान देते हैं। सेक्शन ए के अंदर निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग कैलकुलेट कीजिए। मतलब मॉड क्लास, ये वाली मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं, मतलब जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे अधिक होगी, बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होगी, वही क्लास हमारे पास में क्या हो जाती है, बहुलक वर्ग हो जाती है। अभी लास्ट वाले में भी बताया था आप लोगों को मैंने, सबसे अधिक कहाँ पर है, 11 है, तो कौन सी होगी मॉडल क्लास हमारे पास में, 30 से 40। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में एक आनुभाविक संबंध क्या है। मतलब जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है उनके बीच का, ये रहा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में जो एक रिलेशन है वो बताना है क्या था। लास्ट वाले में मैंने ये फॉर्मूला यूज भी किया था, क्या था, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, जिसको हम 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 मीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.07 है तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, ई नहीं को हम बार से डिनोट करते हैं, बराबर 1 होता है। प्रोबेबिलिटी होने की 0.07 दे रखी है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं बराबर 1, ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसको जस्ट 1 में से घटाना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं की आ जाएगी 1 माइनस 0.07, ये घटा दो भाई, 1.00 घटेगा 0.7 में से, तो यहाँ से घटेंगे तो 3, यहाँ हमारे पास में ये 7 घटा है, कितना आ जाएगा, 3 आया। और फिर हम यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे पहले तो 10 हुआ था, देखो भाई हासिल यहाँ से लेने गया, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे ये गया मांगने, यहाँ 10 हुआ, यहाँ इसने यहाँ भेज दिया तो यहाँ से 9 आएगा। ठीक है, 0, तो 0.93, यही घटाने की बात है बस। तो यही हमारे पास में आंसर हो गया 0.93, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 72 और 120 का महत्तम समावर्तक, मतलब HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF के लिए हमें क्या करना होता है, अलग अलग इनको फैक्टर करना होता है और जो दोनों में कॉमन मिलते हैं उनकी आपस में गुणा कर दी जाती है, बस काम खत्म हो जाता है। 2 से करेंगे तो ये 36 हुआ, 2 से करेंगे 18 बार हो जाएगा, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। फिर ऐसे ही 120 का करेंगे, 2 से 60 बार होगा, 2 से 30 बार, 2 से 15, 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो भाई, एक बार ये 2 कॉमन मिल गया, एक बार ये वाला 2 कॉमन मिल रहा है,
फिर अगली बार में ये वाला भी 2 कॉमन मिल रहा है, एंड देन ये 3 वाला भी कॉमन मिल रहा है। आगे कोई भी कॉमन नहीं, ये 3 है, ये 5 है। तो जो कॉमन है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 की 3 बार गुना हो रही है तो 8 हुआ, गुना में 3, तो 8 दिया कितना हो गया भाई 24। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। अगर स्पीड होती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कौन सी एक इरेशनल नंबर है। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यदि हमारे पास में कोई अंडर रूट चढ़ा हो, मतलब वर्गमूल चढ़ा हो, किन नंबर्स को छोड़कर 1 4 16, ये 9 भी था, 16 25 36, इस टाइप से जो नंबर्स बढ़ते हैं ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर होते हैं, पूर्ण वर्ग नंबर होते हैं। तो इन नंबर्स को छोड़कर अगर किसी और के ऊपर अंडर रूट चढ़ रहा है तो वो हमारे पास में अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन में देखो, यहाँ पे 36 है तो 36 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 25 है तो ये रहा 25, यहाँ पे 4 है तो ये रहा 4। इनको छोड़कर बात हुई थी, तो मतलब ये तो ऑप्शन टाइप ये तो हुए नहीं, तो इनको छोड़कर क्या ये 3 दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यही एक अपरिमेय या फिर एक इरेशनल नंबर की सीरीज में आ जाता है, ठीक है भाई। अब है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब योगफल क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनके पहले शून्य कैलकुलेट करते हैं एंड देन उन दोनों को जोड़ते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। शून्यकों के योग का एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, सबको याद होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहीं पे वैल्यूज रखनी है। माइनस हुआ, बी की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे ये वाली है -8, तो यहाँ -8 रखेंगे, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है भाई, जो x² के साथ मल्टीपल है वो 2 हुआ, माइनस माइनस की गुना करेंगे तो +8 हुआ बटे 2, कट करो 4, तो योगफल कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AP 3 1 -1 -3 का सार अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। AP के अंदर क्या था, थोड़ा सा -62 भी ऐसे करके दे रखा था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अलग तरीके का था वो, तो उसमें पूछा हुआ था कौन सी टर्म है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा बहुत अंतर होता है, बस ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है। AP दे रखी है ऑलरेडी कि भाई AP है, तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, बस फर्स्ट वाले में से इसको घटा देंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो घटेंगी, पहले तो ये प्लस की है ये माइनस की हो गई, घटेंगी संख्या और घटेंगी तो 2 आ गया, और माइनस का 2 हुआ। क्यों हुआ माइनस का, क्योंकि माइनस वाली बड़ी संख्या है, तो ये इसका आंसर आ गया -2। जस्ट यही लिखना था आंसर में -2, ठीक है भाई। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन सी है। द्विघात समीकरण मतलब जिसकी घात 2 हो, वो बतानी है कौन सी द्विघात है। सॉल्व करेंगे देन हम पता चलेगा भाई कौन सी द्विघात समीकरण है। यहाँ से देखो, जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² वाली टर्म निकल के आएगी, तो वो तो कटेगी नहीं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी x² वाली टर्म नहीं है, आंसर तो ये आ गया हमारे पास में। बाकियों को देख लेते हैं, इसकी गुना और इसकी गुना करेंगे तो x² आएगा इधर, इसकी गुना करेंगे और इसकी यहाँ भी x² आएगा, मतलब x² से x² तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक है, रेखिक बन जाएगी। यहाँ से तो ये रेखिक बनेगी। जब इसको देखेंगे तो यहाँ से देखो पावर 3 चढ़ी हुई है, तो x की पावर 3 चढ़ के निकल आएगी। यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x की पावर 3 आएगी, तो इसमें से घटेगा, मतलब x की पावर 3 वाली टर्म प्रेजेंट रहेगी इसके अंदर, तो ये हमारे पास में क्यूबिक निकल के आएगी, CUBIC, क्यूबिक जो हमारे पास में इक्वेशन है वो। यहाँ से x² और यहाँ से भी एक x² आएगा निकल के, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो आप लोग इनको प्रॉपर सॉल्व करके देखोगे, इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, एक तरफ लेके जाओगे, ऐसे इसको सॉल्व करोगे, ऐसे इनको सॉल्व करोगे, तो पता चल जाएगा प्रॉपरली कि किस प्रकार ये द्विघात है, ठीक है।
अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, इसके लिए मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा, और आशा करता हूँ वैसे समझ भी आ गया होगा। ठीक है भाई, ये हुआ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट है बिंदुओं -2,7 और 4,-3 को मिलाने वाले दो रेखाखंडों का मध्य बिंदु कैलकुलेट कीजिए। देखो जो हमारे पास में वो था स्टैंडर्ड वाला था, वहाँ पे केवल दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ किया था, यहाँ पे मध्य बिंदु पूछा हुआ है। ठीक है ना, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य बिंदु निकालने के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला था उन्हीं में से आता है कि भाई x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, ये होता है। तो x1 + x2 इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब -2 + 4 बटे में 2, कॉमा लगेगा 7 प्लस में -3 अपॉन 2। ठीक है, ये घट जाएगा 2/2 हुआ, कॉमा ये भी घट जाएंगे 4/2 हो गया, कटेगा तो ये 1,2। कितना आंसर आ गया 1,2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। जो वर्ग होते हैं इस टाइप, ये सॉरी ये तो वृत्त हो गया, वर्ग की बात कर रहे हैं तो ये वाले वर्ग होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो उनको कहते हैं जब एक को दूसरे के ऊपर रखें तो वो आपस में एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये कवर करेगा, कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। और सिमिलर क्या होते हैं, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, लाइक जैसे हम पेप्सी की बोतल्स को ले लेते हैं, एक छोटी को एक बड़ी को, तो वो एक दूसरे के सिमिलर लाइक दिखाई देती हैं। ऐसे ही ये वर्ग होते हैं, वर्ग भी एक दूसरे के सिमिलर ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ से सिमिलर या फिर बोले तो समरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समरूप की बात कर रहे हैं या सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले किसी त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। मतलब क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा हुई, और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, लाइक जैसे ये हुआ भाई, ये हमारे पास में स्पर्श बिंदु हुआ, और इस स्पर्श, ये तो स्पर्श रेखा हुई, और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये वाली त्रिज्या हो जाएगी यहाँ। तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का होता है हमेशा। आप लोगों को ये रिमेंबर रखना है, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ से यही कोण पूछा हुआ था भाई, कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी, इससे ज़्यादा पे नहीं करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे है sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में sec 30 का मान पूछा हुआ है, तो sec 30 की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास में cos 30 का मान तो √3/2 ही होता है, तो sec का इसका जस्ट रिवर्स होता है, मतलब 2/√3 होता है। तो यहाँ पे sec 30 का मान ये रख देंगे 2/√3, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इस 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर हुआ हमारे पास में 1। तो ऑप्शन नंबर सी भाई ये करेक्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। मैंने बताया था लास्ट टाइम लाल अपॉन का करके, स्टैंडर्ड मैथ वाले जो पेपर था वहाँ पे सॉल्व करवाया, जब यहाँ पे होता है लाल LAL, लाल बटे KA का। तो ये फर्स्ट वाली चीज़ बताई थी मैंने, साइन थीटा के बराबर निकलती है, ये कॉस थीटा के बराबर निकलती है, यहाँ से ये टेन थीटा के बराबर निकलती है। मतलब टेन थीटा के बराबर क्या हो गया है, ये हो गया है L/A, और जो कि दे रखा है 4/3, विच इम्प्लाइज L का मान जो लंब होता है वो 4 हो गया, आधार कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है PPA HHA,
ठीक है भाई, HHB सॉरी, PBP मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम के लिए याद करते हैं बच्चे, और हिंदी मीडियम वाले तो सिंपली लाल बटे कका से याद हो जाता है। इसके लिए हमें कर्ण की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 चौक 16 प्लस यहाँ पे आधार 3 3 9 करेंगे तो ये 25 आया। के स्क्वायर 25 है, के का मान कितना आ गया भाई 5 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था, साइन थीटा। साइन थीटा के बराबर क्या है एल बटे के। एल का मान कितना है 4 और के का मान कितना निकल के आ गया 5। आंसर कितना आ गया 4/5। 4/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट वाले में भी कराया था, आंसर हमारे पास में 9 आया था। यहाँ से क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये एक आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है, सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 इंटू 9 इंटू 1 तो 9 आंसर आ गया। ठीक है भाई, फिर हमारे पास है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर हुआ, और इसका क्षेत्रफल निकालना है किसके साथ, व्यास के साथ। तो व्यास हमारे पास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या दुगना हो गया। आर से यहाँ आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा पाई और यहाँ 1 बचेगा, तो आंसर आया π/1। π/1 ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और कोण 30 डिग्री है, तो हमारे पास में क्या कैलकुलेट करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला θ/360 πr²। ठीक है, तो आप पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है, तो पाई की वैल्यू को तो छेड़ना ही नहीं है, पाई एज इट इज रखेंगे। एंगल की जगह 30 आएगा अपॉन में 360, यहाँ पाई रहेगा, आर की जगह 6 गुना 6 हो गया। 1 से 1 0 कटेगी, फिर 6 से कट करूँगा तो 6 बार 6 से वापस कट करेंगे तो 1 कट हो जाएगी। 3 की और पाई की गुना हो गई, तो हमारे पास में कितना आंसर आ गया 3 पाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया है, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है गोले का, कोई बताएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई, आर की वैल्यू 3 है तो 3 गुना 3 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पाई एज इट इज दिखाई दे रहा है तो उसको तो छेड़ना ही नहीं है किसी में भी। 3 3 9 9 चौक 36, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बिंदुओं 1,-3 और 4,1 के बीच की दूरी 5 यूनिट है। चेक करना है इन दोनों के बीच की 5 यूनिट है या नहीं। आगे देखेंगे, बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी का फॉर्मूला ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो करेक्ट है भाई, दूरी सूत्र ऐसे ही निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है। और इनके बीच की दूरी इसी फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अंडर द रूट क्या हो जाएगा, x2 4 में से 1 घटेगा इसका स्क्वायर, प्लस 1 में से माइनस का 3 घटेगा तो वो प्लस का 3 हो जाएगा, +3 ऐसे। अंडर द रूट 3 बचेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हुआ, प्लस यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो अंडर द रूट के अंदर 25 आया जो कि 5 आ जाएगा अंडर रूट में से जब निकालेंगे इसे। ठीक है, अंडर रूट में से जब इसे निकालेंगे 25 को तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 यूनिट ही दे रखा था, 5 इकाई दे रखा है, इसी का यूज किया है, मतलब दोनों कथन हमारे पास सही है। कथन भी सही, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20।
5 एक परिमेय संख्या है। सही बात है, 5 एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के वर्गमूल, अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सभी पॉजिटिव नंबर्स के अगर हम वर्गमूल ले ले तो वो अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 16, 25 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को छोड़कर, ये 64 हुआ, 81 हुआ, इन नंबर्स को छोड़कर कहता तो हम क्या मान लेते कि वो भाई हाँ एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन 5 लिखा हुआ है, 5 तो इसकी व्याख्या नहीं करता है। परिमेय संख्या की व्याख्या करता P/Q करके, भाई Q नॉट इक्वल टू 0 वाली, ये वाली चीज़ कहती है हाँ परिमेय संख्या की सही व्याख्या करती है। अगर ये कथन भी ठीक होता उसके बावजूद भी ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ये इससे रिलेटेड ही नहीं है आपस में। ये P/Q वाले फॉर्मूले से, मतलब जो परिभाषा है वहाँ से ये प्रूफ होता है कि भाई ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो वैसे ही गलत है। तो अब यहाँ से कौन सा सही है? अभिकथन सही है, तर्क गलत है। ये देख लेते हैं, ये दोनों सही है, गलत बात है, ये दोनों सही है, ये भी गलत बात है। तो अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। सही बात है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो यही हमारे पास था। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस को कभी और दिन देखेंगे, अभी ऑप्शन टाइप वाली सीरीज ही चली हुई है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और कैसी भी प्रॉब्लम है तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।